फ्रेंड्स नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। ये एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये एनसीईआरटी आपकी क्लास 7th की अभी चल रही है, 6 की हो चुकी है और 7th में ये चैप्टर नंबर 8 है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 8 पे पहुंच गए। तो आज की क्लास में हम लोगों को चैप्टर नंबर 8 देखना है, जिसमें लिखा है कि आपकी जो 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो हम बोल सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन क्या क्या हुए थे। तो इसके पहले अगर चैनल पे कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करे और प्ले लिस्ट में आपको पूरा क्लास 6 का, क्लास 7 के सारे एनसीईआरटी के टॉपिक पड़े हुए हैं, तो एक बार उनको देख लीजिए। दरअसल देखिए क्या है कि आप 2024 का हो या आपका 25-26, कोई भी अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनमें से आपको कोई भी देना है। इनमें से क्या आप कभी भी इन फ्यूचर भी देना चाहते हैं तो एनसीईआरटी क्या मोस्ट कंपलसरी, तो आप इसको एक बार जरूर देख लें। इससे बेसिक तैयार होता है। आपके पास बुक्स हैं, बुक से रीड कर सकते हैं, बट जिनके पास नहीं है यहाँ से आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। ठीक है, ये चैप्टर है आपका 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। यदि आप मानचित्र और 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी में, किसमें कि 18वीं शताब्दी में, एक मिनट, कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी हैं। और गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली हैं, हमें यह भी देखना है। आप यही भी देखेंगे कि 1765 में एक के अन्य शक्ति यानी कि ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के, कहाँ पे, ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। और ये मानचित्र में हमें चीजें दिखाई गई, तो देखते हैं। पहले इसको रीड कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको। मानचित्र में यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी कब, कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक से बदलना शुरू हुई। ठीक है, तो इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर हम 1707 से जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1761 जब तक पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी के दौरान उपमहाद्वीप में जो उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं क्या मैप था, क्योंकि उसमें कुछ चीजें आपको बताई गई। लिखा है कि इसमें आप मैप में क्या देखें, 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र को देखेंगे, मैप 2 में। और मैप फर्स्ट में हम देखते हैं क्या था, मैप फर्स्ट में 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन। तो नए राज्यों का गठन देख लेते हैं क्या है 18वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे आपका लाहौर है पानीपत है, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, ये गुजरात, सब एक आपका एरिया दिख रहा है। तो रेड से यहाँ पे जो मुगल साम्राज्य की जो बाहरी सीमा लगभग 1700 मीटर तक लिखा है इसमें। तो ये आपके पानीपत, दिल्ली, जयपुर, जाट है ना। अब मेन चीज अगर देखें जो साम्राज्य था किसका, तो ऊपर सिख थे आपके लाहौर साइड में, इधर गुजराती, जाट हो गए, अवध, मालवा, मराठा, बंगाल, हैदराबादी रेड वाला है आपका। और ये पानीपत, दिल्ली, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, आगरा, ग्वालियर, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, बड़ौदा, भोपाल, पुणे, हैदराबाद, ये सारे एरिया थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 में क्या लिखा है, इसमें लिखा था कि ये 18वीं शताब्दी के मध्य में जो ब्रिटिश क्षेत्र थे, तो मध्य में जो ब्रिटिश क्षेत्र थे उनको देखना है। अब जो आपको ये जो रेड थोड़ा सा स्पॉट दिख रहा है हमें, तो ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र है ये मध्य 18वीं शताब्दी में। तो उत्तरी सरकार मतलब उड़ीसा आ गया था ये। ठीक है, यहाँ पे आपका पटना, बिहार, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, ये तो मोस्टली एक बिहार के साथ जो पश्चिम बंगाल एरिया सब लगा था ये तो आ ही गया था। दक्षिण भारत में देखो और कहीं नहीं, बस वो ये यहाँ पे उत्तरी सरकार तक था। तो ऊपर आपका वही सारी चीजें, सिंध नदी है, फिर सिंध नदी ये पाकिस्तान की ओर जा रही है, फिर सिख, लाहौर, रोहिलखंड आपका जो उसमें उत्तर प्रदेश का एरिया आ जाता है, लखनऊ, अवध, इलाहाबाद, बनारस, पटना, बिहार, बंगाल, ढाका, कलकत्ता, ये सारी चीजें। यहाँ पे आपका गुजरात, बड़ोदरा, दमन और दीव, सूरत, पुणे, निजाम, हैदराबाद, तो हैदराबाद में निजाम थे, मैसूर, आरकोट, मैसूर, त्रिवणकोर, मद्रास, पांडुचेरी, फ्रांसीसी सेंट डेविड किला जो था यहाँ पांडुचेरी में था। तो यहाँ से हमें देखना है कि आगे मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए एक संकट की स्थिति। तो मुगल साम्राज्य के जो परवर्ती मुगलों के लिए एक संकट की स्थिति क्या थी वो देखना है। तो इसमें लिखा है साइड में, अगर हम देखेंगे अध्याय में 4 में तालिका 1 को देखें, औरंगजेब के शासनकाल में किन किन लोगों ने मुगल सत्ता को सबसे लंबे समय तक चुनौती दी थी। ठीक है, तो किन किन ने दी थी, अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे पुरानी चीजें, देखो क्वेश्चन रहते हैं इनको तो हम पहले से सर्च करके रखते हैं, फिर उसके बाद आपको बताना ही पड़ता है। तो औरंगजेब को जो उत्तर भारत में सिख थे, जाट, जो संत नामियों और पूर्व में अहोमो देखा था, पूर्व में आए थे, हाँ म्यांमार से जो आए थे, हाँ वही। और दक्कन में मराठों के विरुद्ध का सामना
करना पड़ा। मराठों ने औरंगजेब को काफी लंबे समय तक चुनौती भी दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो अध्याय 4 में ये देखना है कि, और यहाँ पे लिखा कि अध्याय 4 में आपने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था। फिर ये 17वीं शताब्दी में कि अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। तो ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से ये जो एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। तो यहां से हमें देखना है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों की शक्तिशाली वर्गों को बस में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। और सूबेदार के रूप में नियुक्त होते थे, ये अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी बोल सकते हैं, और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्र पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक और आर्थिक, है ना, सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया तो राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। ठीक है, अब समझ रहे हैं ना कैसे जो राजधानी में राजस्व पहुंचता था तो वो धीरे धीरे कमी होने लगा, क्योंकि ये आपस में ही अपने आप को, क्या फौजदार ही जो दीवान थे अपने आप को रखने लगे थे सारी चीजें। तो उत्तरी तथा पश्चिमी भारत की हम बात करें और बड़ा कर लेते हैं। उत्तरी तथा पश्चिम भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इस समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे। अब समझ रहे हैं, करों के भार के विद्रोह मतलब कर बढ़ाते रहे तो उसके खिलाफ विद्रोह तो होगा। और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। तो अतीत में भी ये विद्रोह समूह में मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया था। और जिस तरह धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों और अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, प्रांतीय जो सत्ता किसके, जो सूबेदार थे, स्थानीय सरदार थे, इन सबके हाथ में। तो औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके थे। तो हम यहाँ पे देखना है कि जो भरपूर फसल और खाली जो तिजोरियां थी कैसे देखने, तो इसके बारे में रीड करते हैं। एक तत्कालीन लेखक थे, उस लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय जो दिवालियापन का वर्णन इन शब्दों में किया है। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में दो फसलें उगाते थे, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। अब देख रहे हैं, उनके जो किसान थे वो क्या कर रहे हैं, वर्ष में 2 फसलें उगा रहे हैं उन्हें, और बकाया उनको कुछ नहीं दे रहे जमींदारों को। तो उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से, ये लिखा है, उनके जो स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते थे। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के बस में रहता था जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुकी थी कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। समझ गए ना? तो ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते थे, और जिनकी उससे आशा की जाती थी, वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते थे और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते थे, पैसा कहाँ से देंगे? सही बात है, ये तो है ना, राजस्व ही तो सारी सरकार चलती। तो इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक आपके आते हैं यहाँ पे, तो उनको देखना। ईरान का शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। ये क्वेश्चन देखो सीधा मिल रहा है कि जो नादिर शाह कहाँ का था, तो ईरान का था। कब आक्रमण किया? तो 1739 में। कहाँ पे किया? दिल्ली में किया था। और संपूर्ण नगर को लूटकर बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक आता है। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। मतलब नादिर शाह के बाद कौन आ गया? अहमद शाह अब्दाली। और ये कहाँ का था? तो अफगान का था। उसने तो 1748, देखो लगातार 39 के बाद 48 से लेके 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। ध्यान देना, नादिर शाह ईरान का था, 1739 में इसने आक्रमण किया दिल्ली पे। और अफगान शासक था आपका अहमद शाह अब्दाली, इसने 1748 से लेके 1761 तक, मतलब 5 बार उत्तरी भारत को इसने लूटा था। थोड़ा पिक देख लेते हैं। ये आपको पिक दिख रही है किसकी? ये नादिर शाह का चित्र है, देख लीजिए। तो नादिर शाह कहाँ का था? ये ईरान का था।
ऊंट से आता था भैया। ऊंट है कि घोड़ा है, जो भी है वो घोड़ा ही है, ठीक है, ऊंट नहीं है। हाँ, नादिर शाह ऊंट जैसा लग रहा है, बकायदा वो घोड़ा बैठा है, ठीक है। चलिए, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण तो देखते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के परिणामस्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन परीक्षकों ने किया। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है। क्या लिखा है? 60 लाख रुपए। कितने रुपए भैया? 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, बताइए, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया। इतना तो हमारी सरकार के पास नहीं होगा, इतना ले गए। जिनमें से कुछ उस टाइम की बात कर रहे, देख रहे कब उस टाइम पे करोड़ों की बात हो रही, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे तख्ते ताउस, मतलब यानी मयूर सिंहासन, अभी भी बात चलती है, तो ये भारत का ही था, ये ले गए। तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन को भी ये ले गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक अनंत वृतांत है कि उस और कहानी लिखी है कि एक अनंत वृत्तांत दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए, जिन्हें कभी भरपूर जो आदर इज्जत दी जाती थी उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। तो अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाला गया, दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया जो फैशन चलाते थे, वे अब नंगे घूमने लगे, समझ रहे हैं। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए। तो नया शहर मतलब शाहजहानाबाद, एक नया शहर बसा था आपका शाहजहानाबाद, अब मलबे का ढेर बन गया। तो नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला था, समझ रहे हो। कहते हैं ना कि नादिर शाह भारत आया था, एकदम कुचल के फेंक दिया था उसने भारत को, तो इसी वजह से कहा जाता। तो साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूह की जो पारस्परिक के प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। तो ये अभिजात दो बड़े गुटों में हुए थे। एक क्या था? ईरानी और तुरानी, तुर्क मूल के थे ये, और काफी समय तक ये परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाह, मतलब आपका फर्रुखसियर जो 1713 से 1719 तक, और आलमगीर द्वितीय, है ना। तो फर्रुखसियर 1713 से 19 तक, मतलब 6 साल। आलमगीर द्वितीय आया 1754 से लेके आपके 1759 तक, मतलब ये भी आपका 5 साल तक रहा था, की हत्या हो गई। और दोनों अन्य बादशाहों अहमद शाह 1748 से लेकर जो 1754 तक, लगभग आपका 6 साल, और शाह आलम द्वितीय जो 1759 से लेकर 1816 तक, मतलब ये कितना बहुत लंबा इसका कार्यकाल था, 40-41, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये 57 ईयर्स तक इसका को अनेक अभिजातों ने अंधा कर दिया था। तो मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद था, तो इन पे इन्होंने शक्ति अच्छे से बना ली थी। कहाँ पे? अवध, बंगाल और हैदराबाद। नेक्स्ट देखते हैं, पिक्चर दिखा देते हैं आपको साइट में क्या है। तो इसमें तो कुछ नहीं था, ये देख लीजिए। एक इसमें दिखाया गया है कि ये एक अभिजात दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसियर हैं, ठीक है। तो अब हम लोग राजपूत के बारे में पढ़ते हैं। तो राजपूत के बारे में आपको देखना है। तो राजपूत बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बाद में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुट्टिये राजनीति में अपने पैर फंसा दिए थे। समझ में आया कि नहीं? फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुट्टी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए थे, मतलब वो भी इन्वॉल्व हो गए थे इस लड़ाई में। चलिए आगे देखते हैं। तो इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात, मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया।
ध्यान देना किस 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 की बात कर रहा है। जो प्रभावशाली राजपूत घरानों ने क्या किया, गुजरात है और मालवा की जो लाभदायक सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। ध्यान देना किसको, जोधपुर के राजा कौन थे, राजा अजीत सिंह, तो इनको कहाँ की मिली, गुजरात की मिली सूबेदारी, और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिली। तो बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। तो जोधपुर घराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो फिर दूसरी ओर अगर हम बात करें, दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। तो जय सिंह ने कहाँ पे, जयपुर में अपनी राजधानी स्थापित की और उसे 1722 से में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक में वो राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया था। तो ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा पिक्चर में क्या है। ये तो हो गया था फ्रैक्चर। ये दिख रहा है आपको कि कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनवाए, ठीक है, जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महलें, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। तो चित्तौड़गढ़ किले में जब तालाब, कुंडी, कुएं जैसे हम बोल सकते हैं, बावली जैसे कई जल निकाय भी थे। ये चित्तौड़गढ़ किला है राजस्थान का, दिख रहा है आपको, कुंडी, हाँ बावली वही कुएं टाइप के। चलिए आगे देखते हैं। जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में कुछ 2-3 लाइनें लिखी हैं। लिखा है कि 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन है कि राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। क्या थे, राजा जो जयसिंह थे अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए वो मालवा के। तो उनके पास विशाल सेना और तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। कहाँ तक, दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक। ध्यान देना किसकी बात हो रही थी यहाँ पे, राजा जय सिंह, जो अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे और उन्होंने 12 वर्ष के लिए भी आगरा के सूबेदार रहे थे और 5 वर्ष के लिए मालवा के भी रहे थे। और इन्होंने विशाल सेना रखी, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा भी इकट्ठा किया। इनका जो प्रभाव था तो दिल्ली से लेकर नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था। साइट में देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप की बात करें तो 1572 में ये उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। तो राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। ये जयपुर में आपका जंतर मंतर बना हुआ, जाइएगा कभी घूमे। और ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये आपको एक किला है, ये मेहरानगढ़ किला है जोधपुर का। ठीक है, आजादी हासिल करना, तो ये आजादी हासिल करना देखते हैं सिक्के के बारे में, सिक्कों के बारे में। तो आजादी हासिल करना और इस सिक्के पढ़ना हमें। अध्याय 6 में हमने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज निर्माण को बढ़ावा मिला और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात वो राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1708 की बात करेंगे। 1708 में आपके जो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह, कौन से, बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन का सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदी, कौन कौन सी 2 नदियों का नाम है, सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। और 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में इनको मार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी में। क्या होता है 18वीं शताब्दी में, कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में, तो इन्होंने अपने आप को पहले जत्थों में फिर बाद में मिसलों में, अभी अजीत सिंह के बारे में बात पढ़ेंगे जो मिसल सुकर चकिया मिसल के थे, तो मिसलों में संगठित किया। तो इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल या खालसा कहलाती थी, दल खालसा कहलाती थी, ऐसे बोलेंगे। तो उन दिनों दल खालसा ये बैसाखी और दीपावली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। ठीक है, क्या ये खालसा या बैसाखी और दीपावली के पर्व पर ये अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय के लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमत्ता, सामूहिक निर्णय लेना गुरुमत्ता या गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उसकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइड में देख लेते हैं, कुछ है तो नहीं। हाँ, ये ऊपर तो हो गया था। इसमें लिखा है खालसा से क्या अभिप्राय है। क्या आपको याद है कि इसके बारे में आपने अध्याय 6 में पढ़ा था। हाँ भैया, पढ़ा था। क्या था कि खालसा का जो शाब्दिक अर्थ था शुद्ध, है ना। और खालसा पंथ के जो संस्थापक कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। और ये कब लिखा है, तो विक्रम संवत था वो 1756 में। इसे बैसाख के जो प्रथम दिन मतलब आनंदपुर में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था, तथा वहां पे इनका ये जो खालसा पंथ का गठन भी किया गया था वैसे। ठीक है, नीचे पिक्चर देख लेते हैं। ये देखो महाराजा रणजीत सिंह की तलवारें दिख रही हैं। हाँ, तलवार है उसी के अंदर। तो ये पिक्चर जो है आपकी 10वें गुरु जो गोविंद सिंह थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह की पिक्चर है। चलिए आगे देखते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया कि शासन किया था कि शासन उनके भाग में है और राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ, तो ध्यान देना, पहले ये खालसा मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर ये अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद, तो पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। तो खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की थी। किसने, खालसा ने। कब, 1765 में इन्होंने अपना जो सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की स्थापना की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदर्शों में पाए जाते थे। तो जो बंदा बहादुर के समय में जो खालसा में पाए जाते थे वो यहाँ भी थे। फिर 18वीं शताब्दी की बात करते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक, तो सिख इलाका कहाँ से था, सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह का था। ये विभिन्न सिख समूह में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाते। एक अमृतसर राजधानी रहती है इनकी, एक लाहौर रहती है। तो ये धार्मिक राजधानी बनाते हैं एक को। वो कहते हैं कि भगवान ने मेरी दोनों आंख बराबर कर दें जिससे मैं पूरे दोनों सबको एक नजर से देख सकूं। ये इनका स्टेटमेंट था। थोड़ा साइड देख लेते हैं क्या लिखा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये शिवाजी का रूप चित्र है और 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज के उदय की शुरुआत हुई थी, जिससे अंततः मराठा राज की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म की बात करें 1630 में हुआ था। 1630 में साहेजी और जीजाबाई से हुआ था। साहेजी और जीजाबाई, ध्यान रखना। कब, 1630 में। अपनी माता और अभिभावक दादा गोंडदेव के मार्गदर्शन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें जो मवाला पठारों का अभिवादित मुखिया बना दिया, जिनसे उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे और चौथ यहाँ से ध्यान देना, चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज की नींव रखी थी। तो मराठा के बारे में हम लोग देखते हैं क्या था मराठा। ये यहाँ से इसको हटा दो, साइड से पढ़ लिया, बस यहाँ से बड़ा करके देखते हैं। चलिए तो मराठा राज एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज था। हम लोग अभी जस्ट देखा। मुगल शासन की बात करेंगे तो मुगल शासन का लगातार विरोध करने पर उत्पन्न हुआ और शिवाजी 1627 से लेकर 1680 तक लगभग 53 साल इन्होंने शक्तिशाली योद्धा परिवारों में देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की।
अत्यंत शक्ति गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी जिसको कहते थे मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया, तो इसलिए इनको सैलबन बनाया था कि सैनबन दरअसल क्या है ना कि जब मुगलों से इन्होंने लड़ाई लड़नी थी। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों ने एक परिवार के हाथ में रही। तो जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा मतलब प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा देते रहे और पुणे मराठा राज की राजधानी बन गया था। पुणे क्या था? मराठा राज की राजधानी बना लिया था उन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। पेशवाओं की बात करते हैं। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमत आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। ध्यान देना फिर से क्या है कि यहाँ पे बात हो रही कि उनके पास से चुपचाप निकलकर मतलब शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे। कहां से निकलकर? उनकी सफलता का रहस्य था कि वे मुगलों के किलोबंदों या इलाकों से चुपचाप निकलकर ऐसे ओके। और ये फिर मुगलों की सेना से जो ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमत आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे, मतलब सहायता रोकी जा सकती थी। इसी को उन्होंने गोरिल्ला युद्ध कहा था। 1720 से लेकर 1761 तक के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने सने सने और काफी सफलता पूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 की बात करेंगे। 1720 के दशक तक मालवा गुजरात मुगलों की से छीन लिए गए, मालवा और गुजरात, ठीक है। 1730 के दशक तक मराठा नरेश समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। तो ये आपका चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलते थे। चलिए आगे देखते हैं। हम बात करते हैं 1737 में। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान, तो मैप बनाएंगे जब आपको पता चल जाएगा, उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तक, दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तेलुगु प्रदेशों तक फैल गए। तो इन्होंने विस्तार पूरा कर लिया है ना। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभु सत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। ठीक है, रकम ली जा रही, टैक्स ले रहे हैं। तो साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणामस्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली थी, इस वजह से वो हार जाते हैं। तो अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता, तो वह स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। समझ रहे, पहले आधिपत्य किया, फिर उससे भू राजस्व लेंगे। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया और गायकवाड़ भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेना खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 में क्या होता है? 1720 के दशक में मालवा में मराठा क्या हुआ? मालवा में जो मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित जो शहरों के विकास पर जो समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई, है ना, जो वहां पे शहर हैं। और उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। कौन कौन से? उज्जैन सिंधिया में और होलकर आपका इंदौर होलकर। मराठों द्वारा, यहां से देखना है कि मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर की बात करेंगे तो बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने
अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर कहां तक, दक्षिण में पुणे और नागपुर, दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या। साइट में कुछ लिखा है कि बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें बिंद के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते थे। और भी लिखा था ऊपर, देख लेते हैं क्या है। चौथ जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का जो 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। ध्यान देना कितने परसेंट था, तो ये चौथ था वो 25% था आपका। दक्कन में कौन वसूलते थे, मराठा वसूलते थे। किसके द्वारा, जमींदारों द्वारा। सरदेशमुखी की बात करें, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले जो भू राजस्व का 9 से 10% तक हिस्सा था ये सरदेशमुखी का। चलिए आगे देखते हैं क्या। जाट के बारे में देख लेते हैं क्या था जाट के बारे में। तो जाट अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामल, तो जाट के नेता कौन थे, चूड़ामल के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया और 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। तो दिल्ली के जो आगरा और दिल्ली था ये शाही शहर थे, इन्हीं पे इनको अस्तित्व होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। चलिए आगे देखते हैं। जाट समृद्ध कृषक थे, देखो ध्यान देना, अभी भी जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत, बल्लालगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल की अगर बात करें तो सूरजमल के राज्य में भरतपुर है ना शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित जो व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी। तो नादिर शाह के पुत्र कौन, जवाहिर शाह, नादिर शाह के पुत्र थे। जवाहर शाह के पास 30,000 सैनिक थे, उसके 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए और 15,000 सैनिक सिक्कों से लिए और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा था। ठीक है, ये कहानी थी। जहां भरतपुर की बात करें तो जहां भरतपुर किले, एक मिनट, जहां भरतपुर किले काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था, तो वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, तो दीग की इमारतें इन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। ठीक है, ये देखो, ये आपका किला बना हुआ है, दिख रहा है। 18वीं शताब्दी का दीग का राजमहल समूह है। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बंगला गुम्बद पर गौर करें तो ये मुख्य सेवा वो भवन है आपका, सभा भवन ऊपर है ना, साइड में और कुछ लिखा था। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से लेकर 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला तो इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। चलिए, इसमें जो 20 शब्द आए आपकी सूबेदारी था, दल खालसा, मिसल, फौजदारी, इजारादारी, चौथ और सरदेशमुखी था। तो आप 18वीं शताब्दी के एक राज्य के शासक हैं। अब यह बताएं कि आप अपने प्रांत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहेंगे और ऐसा करते समय आपके सामने क्या क्या विरोध अथवा समस्याएं खड़ी की जा सकती हैं। तो बताएं, सही या गलत बताना। पहले तो हमें ये उत्तर देखने। ठीक है, अच्छा सही गलत है ना। चलिए बताइए। पहला लिखा है नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया।
भाई ये गलत है, नादिर शाह ने बंगाल पे आक्रमण तो नहीं किया था, तो ये आपका गलत हो गया है ना। सवाई राजा जयसिंह इंदौर का शासक, अरे यार इंदौर को कहाँ होगा, इंदौर का तो होलकर थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, हाँ ये सही है। पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना, ये भी सही है। तो 2 गलत थे आपके, 2 सही हो गए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। आइए विचार करें कि 18वीं शताब्दी के बारे में कुछ क्वेश्चन दिए गए, उन पर विचार करना। लिखा है कि 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया था। किसको, सिखों की बात की गई, अंडरलाइन कर लेते हैं सिखों। कब, 18वीं शताब्दी में। तो 18वीं शताब्दी में अगर हम बात करें, कई युग जो नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया था। और इन जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेनाएं थी उनको हम क्या, दल खालसा कहलाती थी। ठीक है, तो इन दिनों जो दल खालसा बैसाखी और दीपावली के पर्वों पर अमृतसर में ये मिलते थे, जो अभी पता चलेगा अमृतसर वो हत्याकांड हुआ था ना। तो इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे और जिन्हें गुरुमत्ता या हम बोल सकते हैं गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। तो सिखों ने जो राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उसकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 ये देखेंगे, तीसरा वाला लिखा है, मराठा शासक के दक्कन पार विस्तार क्यों करना चाहते थे। दरअसल बात यह थी कि जो मराठा सरदारों को जो शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने की जो संसाधन मिल सके, इस वजह से वो अपने आप को बढ़ा रहे थे एक बड़े क्षेत्र पर शासन स्थापित करने के लिए, और उत्तरी मैदानी भागों के उपजाऊ क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, अधिक से अधिक क्षेत्रों से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूल करने के लिए, ये सारी चीजें बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है, क्या आपके विचार से आज, क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसा कि 18वीं शताब्दी में रखते थे। या अगर हम अपने विचारों से बताएं तो ऐसा तो नहीं है, है ना। आज महाजन और बैंकर उस तरह का प्रभाव नहीं रखते हैं, क्योंकि जो 18वीं शताब्दी में महाजन और बैंकर दरअसल क्या था, राज्य जो ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ थे और साहूकारों और महाजनों पर ये निर्भर होते थे। लोगों को पैसा चाहिए रहता है, साहूकार महाजन लोग लगान वसूलने जो करने वाले जो इजारेदारों को पैसा उधार देते थे और बदले में बंधक के रूप में उनकी जमीन रख लेते थे। और साहूकार महाजन जो जैसे कई सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंधन को भी प्रभावित करने लगे थे। तो इस वजह से नहीं बोल सकते पहले जैसे। तो ये आपको अध्याय में उल्लिखित कोई राज्य, तो ये आपको खुद से करना है, कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राजपूत जाटों सिखों अथवा मराठों में किसी एक समूह के शासकों के बारे में कुछ कहानियां बताएं। कहानियां भैया आप लिख लेना, आप कहानियां सोच समझ के। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें पसंद आई होंगी। देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया है ना। तो ये हम लोगों ने एक क्लास 7th की भी बुक आज खत्म हो गई है, जिसमें 8 चैप्टर ही थे और 8 भी हम लोगों ने कर लिए। तो नेक्स्ट मिलते हैं क्लास 8th को हम लोग लेंगे और उसका भी हिस्ट्री करा देंगे। उसके बाद फिर कुछ और अदर सब्जेक्ट देखेंगे, या हो सकता है इसी का ज्योग्राफी उठा लेते हैं। तो बने रहिए रैंकर मेकर के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको नेक्स्ट इन फ्यूचर कहीं भी अभी सिविल की प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।